दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्क्सवाद और समाजवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें ये वीडियो इस श्रृंखला का 13वां भाग है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो प्रश्न है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वो है कि जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जिसको वास्तव में पाता है, यानी अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वास्तव में पाता है, और जो अतिरिक्त मूल्य है उसे पूंजीपति हड़प लेता है। तो ऑप्शन है आपके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है रूसो, मार्क्स, लास्की या मिल। तो सही उत्तर है मार्क्स के द्वारा। दोस्तों, एक तरह से अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत से प्रभावित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है। ऑप्शन है आपके अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा या फिर सामाजिक अनुबंध। तो सही उत्तर है अधिशेष मूल्य सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कार्ल मार्क्स ने। और अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू की जो थियरी है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है आपके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो आप जानते हैं इन विकल्पों में से अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवादी लोकतंत्र या पब्लिक डेमोक्रेसी जो है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय अवधारणा से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से या फिर उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो दोस्तों, जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है या कंसेप्ट ऑफ पीपुल्स डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। और इसको विकसित करने का श्रेय या लोकतंत्र की जो जनवादी अवधारणा का सिद्धांत है उसको विकसित करने का श्रेय चीन के साम्यवादी नेता माओ या माओ सेतुंग को है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन है आपके उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों समाजवाद जो है इन चारों विकल्पों में से अलग है। समाजवाद अपने प्रारंभिक समय में काल्पनिक था, लेकिन बाद में मार्क्स और एंगेल्स ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है देखिए विकासवादी समाजवाद, इसका मुख्य प्रवक्ता कौन है। ऑप्शन है आपके क्रोपोटकिन, विलियम गाडविन, एजी पेंटी या फिर एडवर्ड बर्नस्टीन। तो सही उत्तर है दोस्तों इवोल्यूशनरी सोशलिज्म या विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता एडवर्ड बर्नस्टीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों समाजवाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो आप जानते हैं समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था और उसकी पुस्तकें हैं ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ न्यू मोरल वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। तो समाजवाद शब्द या सोशलिज्म शब्द ये रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ये प्रश्न या समाजवाद शब्द का उत्पत्ति या उसके जनक कौन है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, रॉबर्ट ओवन, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपके अल्फ्रेड कोवेन, डेविड ईस्टन, सी एल बेपर और रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर है
कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ये रॉबर्ट डेहल का विचार है। दोस्तों, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, काउटस्की या फिर बर्नस्टीन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन लेनिन का है, जो कहता है कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में और कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लास्की, सेबाइन, कोकर या फिर कैटलिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन GH सेबाइन का है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसमें उन्होंने कहा है कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़तम और कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया था? आइए देख लेते हैं ऑप्शन। हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल पर खड़ा कर दिया। ये सही है। आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। ये भी मार्क्स का कथन है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये मार्क्स का कथन नहीं है, ये लेनिन का कथन है। और राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ये भी मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा था? धर्म को जनता की अफीम किसने कहा था? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहता है। अगला प्रश्न है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? तो ये देखिए यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में प्रश्न है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जोड, कार्ल मार्क्स, लास्की या फिर हंट। तो सही उत्तर है, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये माओ या माओ से तुंग का है। माओ से तुंग का कहना था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और माओ ने लंबी छलांग या सैकड़ों फूलों का अभियान, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए थे। माओ की जो रचनाएं हैं उनमें आन कंट्राडिक्शन, न्यू डेमोक्रेसी, आन कोलिजन गवर्नमेंट और पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हैं। माओ द्वारा जो सिद्धांत हैं उनमें अंतर्विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, असंगति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत और जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत, ये सभी माओ के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 सूची 2 का सुमेलन जब आप करेंगे तो जो महत्वपूर्ण कथन आएंगे उसमें माओ का कथन है कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, लेकिन अमल में ये बहुत कठिन काम है। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि राज व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेड़िया है और पाने को पूरा संसार है। लेनिन लेनिन का कहना है कि वे लोग खतरनाक हैं जो ये नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने की अपील की थी? तो ये था मार्क्स, जो ये कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू बर्टन, कार्ल मार्क्स, प्लेटो या लेनिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन मार्क्स का है। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को निर्णायक तत्व मानता है और कहता है कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीनों से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट मिचेल्स, जेम्स बर्नहम, विल्फ्रेडो पोरेटो और कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत यानी एलीट क्लास थियरी और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास जेम्स बर्नहम ने किया था। जेम्स बर्नहम एक अमेरिकी दार्शनिक थे और उन्होंने एक ट्राटस्कोस्ट कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना काम किया और बाद के वर्षों में उन्होंने मार्क्सवाद छोड़ दिया था। मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन उनकी प्रसिद्ध कृति है, उसमें उन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद के सिद्धांतों को जोड़ने का या आपस में मिलाने का काम किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है आपके एंजेल्स द्वारा, प्रूदो के द्वारा, लेनिन द्वारा और कार्ल मार्क्स द्वारा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है पूर्ण नहीं है। देखिए कुल मिलाकर एंजेल्स के प्रभाव में आकर मार्क्स उग्र वामपंथी बन गया, जिससे उसे पेरिस छोड़ना पड़ा। वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स आकर एक कार्यक्रम के रूप में एंजेल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की, जिसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। मार्क्स ने भीषण गरीबी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल या पूंजी की रचना की थी। वह अपने जीवन काल में 1867 तक पूंजी का प्रथम भाग ही प्रकाशित कर सका। उसके अन्य दो भाग 14 मार्च 1883 में उसकी मृत्यु के पश्चात एंजेल्स द्वारा 1885 में और 1894 में प्रकाशित किए गए। तो दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है और दास कैपिटल, ये दोनों मार्क्स और एंजेल्स की जो है संयुक्त रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? दास कैपिटल लिखी गई है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं लिखी गई है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट ये भी मार्क्स की रचना है। दोस्तों ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है? आप जानते हैं मार्क्स का। और अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो ये मार्क्स का कथन है। और इसका जो प्रयोग है या ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स द्वारा लिखा गया है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग क्या है दोस्तों? वर्ग या क्लास जो है व्यक्तियों का वो समूह है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित होते हैं। बुर्जुआ वर्ग मार्क्सवाद में हमेशा आता है। तो पूंजीवाद के अंतर्गत वह वर्ग है जो सामाजिक उत्पादन के प्रमुख साधनों जैसे भूमि, कल कारखानों, कच्चे माल, स्रोतों इत्यादि पे अपना स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित करता है। ये पूंजीवाद वर्ग का पर्याय है। सर्वहारा वर्ग ये पूंजीवाद के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों का वह विशाल वर्ग है जो जनसाधारण की श्रेणी में आता है। इसलिए यह कामगार वर्ग या वर्किंग क्लास का पर्याय है। इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, यह केवल अपनी श्रम शक्ति के बल पर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? ऑप्शन है आपके नक्रोमा, लेनिन, जे हॉब्सन या एरिक फ्राम। तो सही उत्तर है नव उपनिवेशवाद या नियो कॉलोनियलिज्म साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। ये नक्रोमा का कथन है। दोस्तों नक्रोमा रूस के क्रांतिकारी लेनिन के अनुयायी थे। इनको अफ्रीका का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन की तरह इन्होंने भी अपनी पुस्तक का नाम नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था रखा था। लेनिन ने जो है रखा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था, उसकी पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्सी, सेबाइन, कार्ल पापर या ओक्साट। तो सही उत्तर है ये कथन मैक्सी का है। मैक्सी जो है मार्क्स के बारे में कहता है कि मार्क्स को कुछ लोग, लाखों लोग देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों मार्क्सवादी समाजवाद में समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाजवादी राज्य जो है वो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य बना रहेगा, लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद के अवशोषों को समाप्त करने के लिए
किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है? ऑप्शन है न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है मार्क्सवाद उपर्युक्त सभी स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? ऑप्शन है फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्रामसी या फिर काटस्की। तो सही उत्तर है स्टालिन ने राष्ट्रवाद के अभिमत को सबसे पहले स्वीकार किया था। लेकिन मार्क्स और एंजेल्स और लेनिन जो थे वो राष्ट्रवाद में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करते थे। दोस्तों, स्टालिन की जो पुस्तकें हैं वो अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्याएं। इसके अलावा दोस्तों, एंटोनियो ग्रामसी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था, मार्क्सवाद का सिद्धांतकार और प्रचारक था। ग्रामसी जो था उसने जेल में रहते हुए प्रिजन नोट्स बुक की रचना की थी। ग्रामसी ने थियोरी ऑफ डोमिनेंस या प्रभुत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, हेजेमनी का सिद्धांत, और नागरिक समाज की अवधारणा उसने प्रस्तुत की। फिदेल कास्त्रो दोस्तों क्यूबा की क्रांति के जनक रहे और 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति भी रहे। अगला प्रश्न है, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? ऑप्शन है आपके लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टालिन या क्रुश्चेव। तो सही उत्तर है दोस्तों माओ यानी माओ सेतुंग ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका। दोस्तों, माओ जो था बहुत ही क्रांतिकारी दार्शनिक और विचारक था और उसने 6ठी सदी ईसा पूर्व के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस के चीनी समाज में व्याप्त विचारों और मान्यताओं को उखाड़ फेंका और उसने सांस्कृतिक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ सेतुंग। तो सही उत्तर है ये कथन लेनिन का है कि साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स लिखता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, उसी तरह से लेनिन कहता है कि साम्यवादियों का कोई पितृभूमि नहीं होता है। दोस्तों, लेनिन का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती और क्रांति के बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं, और साथ ही सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं हो सकती है। मार्क्स के कुछ कथनों के बारे में जान लेते हैं। मार्क्स का कथन है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। और वो कहता है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय अपनी जंजीरों के। और सबसे महत्वपूर्ण विचार ये कि सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और क्रांतियाँ इतिहास के इंजन या वाहन हैं। ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतया किस वर्ग से है? तो सही उत्तर है समाजवाद का संबंध मुख्यतया श्रमिक वर्ग से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद और अराजकतावाद। यहाँ पर देखिए, विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन का है, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है, काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन का और अराजकतावाद के विचारक क्रोपाटकिन है। तो ये सही मिलान हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कराना है। तो रॉबर्ट ओवेन जो हैं ये आपके कल्पनावादी समाजवाद हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे दोस्तों ये देखिए जी डी एच कोल फेबियनवाद से संबंधित हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसे आप मिलान कर सकते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे नव वामपंथवाद, रॉबर्ट ओवन कल्पनावादी, थियोडोर आडर्नो क्रिटिकल थियरी और जी.डी.एच. कोल फेबियनवाद। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। दोस्तों, समाजवाद की संकल्पना ऑप्शन देख लेते हैं, एडम स्मिथ,
रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या फिर कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का जो प्रारंभ है वो रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन समाजवाद की संकल्पना क्रमबद्धता से सबसे पहले कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और कार्ल मार्क्स के समाजवाद को इसी कारण वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। लास्की का मानना है कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित स्थिति में पाया और इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों में मार्क्सवाद, समाजवाद या फिर साम्यवाद से संबंधित प्रश्नों को देखा। ये वीडियो कई सारे अध्यापक परीक्षाओं के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रवक्ता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।